नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको भारतीय संविधान के सीरीज के रिलेटेड वीडियो है। ये वीडियो आपको भारतीय संविधान का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं भारतीय संविधान का वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसके बाद मैं आपको CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता का वीडियो बनाने वाला। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में कौन कौन सी बातें से संबंधित क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूं। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा चुनाव आयोग और आपात उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। शायद देख लेते हैं। चलिए 181 से क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति को पद, चुक्त या सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से भिन्न अधिकारी द्वारा। ऑप्शन बी, उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा। ऑप्शन सी, उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के समकक्ष अधिकारी द्वारा। ऑप्शन डी, किसी के भी द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियुक्त व्यक्तियों को पदच्युत से सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। पदच्युत या सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। तो किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 182 क्या 182 में पुलिस आयुक्त द्वारा नियुक्त किसी पुलिसकर्मी को उप पुलिस आयुक्त द्वारा ऑप्शन नंबर ए पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन बी पदच्युत नहीं किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन सी पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति में पदच्युत पद से हटाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी पुलिस आयुक्त का पद रिक्त होने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पुलिस आयुक्त द्वारा नियुक्त किसी पुलिसकर्मी को उप पुलिस आयुक्त द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से ऑप्शन नंबर ए निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन बी निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी नियुक्त करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा से निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी से निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जा सकती है। तो कैसे कार्यवाही? तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क ख का उच्च अर्थात ज्येष्ठ अधिकारी है। ख द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी को क द्वारा पदच्युत ऑप्शन नंबर ए किया जा सकता है। ऑप्शन बी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी नियुक्त करने वाले अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकता है। ऑप्शन डी किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन आपको फिर से दोहरा दूं, क ख का उच्च अर्थात ज्येष्ठ अधिकारी है। ख द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी को क द्वारा पदच्युत क्या होगा? किया जा सकता। ओके, 184 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कि इसमें क्या किया जा सकता है? क ख का ज्येष्ठ अधिकारी है, तो ख द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी को क द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लोक सेवक को पदच्युत किए जाने या पद से हटाए जाने से पूर्व आवश्यक है। तो कौन सी बातें आवश्यकता है? अर्थात किसी लोक सेवक को पद से हटाने से पहले अर्थात पदच्युत किए जाने से पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना। ऑप्शन बी उसे सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाना। ऑप्शन सी मात्र कारण बताओ नोटिस दिया जाना। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, किसी लोक सेवक को पदच्युत किए जाने या पद से हटाए जाने से पूर्व आवश्यक है, क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाए। ओके, यह आवश्यक है। किसी लोक सेवक को पदच्युत किए जाने या पद से हटाए जाने से पूर्व आवश्यक है कि सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। 186 सुनवाई का अवसर में सम्मिलित नहीं है। ओके, आरोप सुनना एवं आरोप की जांच करना। ऑप्शन बी प्रति परीक्षा का अवसर देना। ऑप्शन सी प्रतिरक्षा करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी बार बार अवसर प्रदान करना। तो मैं आपको बता दूं, सुनवाई के अधिकार में सम्मिलित नहीं है।
क्या सम्मिलित नहीं है? बार बार अवसर प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। जबकि इसके अंतर्गत आरोप सुनना एवं आरोप की जांच करना सम्मिलित है तथा प्रति परीक्षा का अवसर देना यह भी सम्मिलित है तथा प्रति रक्षा करने का अवसर देना यह भी सम्मिलित है। जबकि बार बार अवसर देना सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट? निलंबन। ओके, निलंबन ऑप्शन ए, निलंबन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पदच्युति है, ऑप्शन बी पदावनति है, ऑप्शन सी न पदच्युति है न पदावनति है, ऑप्शन डी पदच्युति और पदावनति दोनों है। तो मैं आपको बता दूं निलंबन क्या है। निलंबन न तो पदच्युति है न ही पदावनति है। ओके, 187 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी की निलंबन नहीं तो पदच्युति है नहीं पदावनति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 188। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस सेवा का सृजन किया गया? ओके, क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा दूं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस सेवा का सृजन किया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑप्शन बी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन सी भारतीय पुलिस सेवा तथा ऑप्शन डी भारतीय विदेश सेवा। तो मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य, लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्हताएं निर्धारित करना, ऑप्शन बी परीक्षाओं का संचालन करना, ऑप्शन सी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना तथा ऑप्शन डी लोक सेवकों को पदोन्नति अथवा पदावनत करना। तो मैं आपको बता दूं लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य है परीक्षाओं का संचालन करना। 189 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट में? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो मैं आपको बता दूं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि सही है, यदि राज्य स्तर पर देख लिया जाए तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो क्या है, राज्य स्तर पर देख लिया जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा। तो मैं आपको बता दूं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ दोनों एक साथ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अर्थात केंद्र स्तर का जो होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र अर्थात राष्ट्रपति करते हैं, वही राज्य स्तर का राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य नहीं हटाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को नहीं हटाया जा सकता है। तो कैसे नहीं हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए उसके दिवालिया हो जाने पर, ऑप्शन बी लाभ का कोई अन्य पद धारण कर लेने पर, ऑप्शन सी पत्नी से विवाह विच्छेद कर लेने पर, ऑप्शन डी अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो जाने पर। तो मैं आपको बता दूं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को नहीं हटाया जा सकता है। तो किस स्थिति में नहीं हटाया जाता है पूछा जा रहा है। ओके, तो पत्नी से विवाह विच्छेद हो जाने पर अर्थात पत्नी से तलाक हो जाने पर वह उस स्थिति में नहीं हटाया जा सकता है, परंतु किस किस स्थिति में हटाया जा सकता है यह इंपॉर्टेंट है। तो यदि वह दिवालिया हो गया हो तो उस स्थिति में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है, या फिर लाभ का कोई अन्य पद धारण कर लेता हो तो उस स्थिति में उसे हटाया जा सकता है उसको पद से, या फिर अपने कृत अर्थात वह अपने कृत्य अर्थात अपने कार्य को करने में वह क्या अक्षम हो जाता है, अर्थात अपने कृत्य का निर्वहन करने में अक्षम हो जाने पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। ओके, कौन कौन स्थिति में हटाया जा सकता है यह इंपॉर्टेंट है, ना कि यह जानना कि किस स्थिति में नहीं हटाया जा सकता। तो कॉमन सेंस की बात है, पत्नी से तलाक हो या फिर वाइफ से क्या होता है विवाह विच्छेद हो जाता है, इस स्थिति में हटाने से तो कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 193। क्या है 193 में? लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं, अर्थात लोक सेवा आयोग का जो
पैसा होता है किसके द्वारा दिया जाता है या फिर किसके द्वारा निर्धारित, हाँ किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए किसके, हाँ ऑप्शन नंबर ए संचित निधि पर, ऑप्शन बी आकस्मिकता निधि पर, ऑप्शन सी सामान्य निधि पर, तथा ऑप्शन डी लोक निधि पर। तो मैं आपको बता दूं लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होता है, तो किस पर होता है, तो संचित निधि पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अधिकरण के बारे में व्यवस्था की गई है। संविधान में अधिकरण के बारे में व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 323 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 323 क में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323 क एवं अनुच्छेद 323 ख में, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 में। तो मैं आपको बता दूं संविधान में अधिकरण के बारे में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 323 क एवं अनुच्छेद 323 ख में की गई है। ओके, 195 प्रशासनिक अधिकरण के बारे में व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकार के बारे में व्यवस्था की गई है। ओके, सॉरी क्वेश्चन, हाँ 194 का था संविधान में अधिकरण के बारे में व्यवस्था की गई है। 194 क्वेश्चन था संविधान में अधिकरण के बारे में व्यवस्था की गई है, तो यह की गई है आपको अनुच्छेद 323 क एवं 323 ख में। वही प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। इसका मेन क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है, तो कब स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1987 में, तथा ऑप्शन डी 1988 में। मैं आपको बता दूं प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है 1985 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य कार्य है। प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए लोक सेवाओं में भर्ती करना, ऑप्शन बी लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय करना, ऑप्शन सी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ऑप्शन डी लोक सेवकों को निलंबन या पदच्युत करना। तो मैं आपको बता दूं प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य कार्य यह है कि लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन डी गृह मंत्री द्वारा। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निर्वाचन आयोग का कार्य, निर्वाचन आयोग का कार्य है, कैसा कार्य है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ऑप्शन बी निर्वाचन का संचालन करना, ऑप्शन सी संसद सदस्यों को अनर्हता से संबंधित प्रश्नों को राष्ट्रपति को राय देना, ऑप्शन डी निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटाना। इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है, अर्थात निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, यह बातें बताना है। मैं आपको बता दूं निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है कि निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना, यह इसका निपटारा आपको न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। कौन कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है, निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा निर्वाचनों का संचालन करना तथा संसद सदस्यों की अनर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति का राय देना निर्वाचन आयोग का कार्य है। ओके, जबकि निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मताधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मताधिकार का प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु के व्यक्ति को, ऑप्शन बी न्यूनतम 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को, ऑप्शन सी न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को, ऑप्शन डी न्यूनतम 16 वर्ष की आयु के व्यक्ति को। तो मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मताधिकार प्रदान किया गया है, तो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान है कि वह मत दे सकता है, अर्थात चुनाव में भाग लेकर के अपना
मत द्वारा अपना नेता चुन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मताधिकार। मताधिकार क्या है? मताधिकार मूल अधिकार है, या फिर यह विधिक अधिकार है, या फिर यह मानव अधिकार है, या फिर मूल कर्तव्य है? तो मैं आपको बता दूं, मताधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार में नहीं रखा गया है। तो इसे कहाँ रखा गया है? ना ही मूल कर्तव्य में रखा गया है, तो इसे रखा गया है विधिक अधिकार के अंतर्गत मताधिकार के अधिकार को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार है, ऑप्शन बी कॉमन लॉ के अधीन अधिकार है, ऑप्शन सी विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है, ऑप्शन डी मानव अधिकार है। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ने का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्या है, निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात, निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात मतदान एवं परिणाम की तारीख सुनिश्चित करने की अधिकारिता में है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात मतदान एवं परिणाम की तारीख सुनिश्चित करना अधिकारिता में है। तो किसका अधिकारिता में हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की, ऑप्शन सी न्यायालय की, ऑप्शन डी संसद की। तो निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात मतदान एवं परिणाम की तारीख सुनिश्चित करने किसके अधिकारिता के अंतर्गत होता है? तो यह निर्वाचन आयोग के अधिकारिता के अंतर्गत हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के पश्चात निर्वाचन की अधिसूचना को ऑप्शन नंबर ए निरस्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी निरस्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन डी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के पश्चात, निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है, उसके पश्चात निर्वाचन की अधिसूचना को निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के पश्चात निर्वाचन की अधिसूचना को निरस्त नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? ओके, तो संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 340 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 342 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 में। तो मैं आपको बता दूं, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह बातें बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, क्या इसमें उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की समस्त कार्रवाई किस भाषा में होगी, यह पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी में होगी, ऑप्शन बी राज्य भाषा में होगी, ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषा में होगी, ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी में होगी। मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही किस लैंग्वेज में होती है? तो यह अंग्रेजी में होती है, अर्थात इंग्लिश में होती है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय की भाषा राज्य भाषा में होती है। ओके, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज तो चल गया, कौन से लैंग्वेज में कार्य करता है? तो वह इंग्लिश में अर्थात अंग्रेजी भाषा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने प्रकार के भाषा को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने प्रकार के भाषा को सम्मिलित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, 12 भाषा या फिर 20 भाषा या फिर 22 भाषा या फिर 44। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 प्रकार के भाषाएं को सम्मिलित किया गया है, 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा को स्थान नहीं दिया गया? तो इससे पहले आपको जान लेना होगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा। ओके, तो कौन कौन सी भाषा है? तो पहले बता देते हैं इसका आंसर कि इसका सही आंसर कौन है, अर्थात इसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा है यह जान लीजिए, नेपाली है, मणिपुरी है, संथाली, जबकि राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है। तो टोटल 22 लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी एंड आपको कोनकासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी,
संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडा, संथाली एंड मैथिली एंड डोगरी है। जबकि क्या है, राजस्थानी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं किया गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ओके, 8वीं अनुसूची में टोटल कितने लैंग्वेज हो गया? टोटल 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषा बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के काम काज की भाषा होगी। राज्य के काम काज की भाषा क्या होती है? ओके, अर्थात स्टेट अपने किस लैंग्वेज में काम करता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी क्षेत्रीय भाषा, डी राज्य विधानमंडल द्वारा अंगीकृत भाषा। ओके, तो राज्य के कामकाज की भाषा होती है राज्य विधानमंडल द्वारा अंगीकृत भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपात की उद्घोषणा की जाती है। जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो उसकी उद्घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद द्वारा, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री द्वारा। तो आपात की उद्घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपात की उद्घोषणा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी। ऑप्शन नंबर ए बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका पर। ऑप्शन बी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। ऑप्शन सी सत्तारूढ़ दल के अल्पमत में हो जाने पर। ऑप्शन डी वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर। इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है? जो सही नहीं है वो जान लेना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर। तथा दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। तथा तीसरा क्या होता है, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात लगाया जा सकता है। जबकि सत्तारूढ़ दल के अल्पमत में हो जाने पर इस आधार पर आपात की उद्घोषणा नहीं की जाती है। तो कौन सी बातें सही नहीं है, ये सेलेक्ट करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपात के दौरान मतलब जब इमरजेंसी लगा रहता है उस दौरान मूल अधिकार का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी निलंबित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कम हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाता है, परंतु कुछ ऐसा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी के दौरान भी चालू रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 212। क्या इसमें है, संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बताया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 366, ऑप्शन सी अनुच्छेद 367, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 अनुच्छेद में बदलाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की शक्ति निहित है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास नहीं थी? राष्ट्रपति के पास नहीं थे, संसद के पास है, या फिर राज्य के विधानमंडल में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। मैं आपको बता दूं, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है? संविधान में कौन सी प्रक्रिया संविधान संशोधन से जो सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी अति विशेष बहुमत, ऑप्शन डी अल्प बहुमत। मैं आपको बता दूं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सही नहीं है, कौन सी? तो अल्प बहुमत की प्रक्रिया सही नहीं है। ओके, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकरण में कहा गया है कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता जिसके संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाएगी? किस प्रकरण में यह कहा गया है कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में। ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य के मामले में। ऑप्शन सी सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में। तो ऑप्शन डी शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में। मैं आपको बता दूं, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में बताया गया था कि संसद कोई ऐसी संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के आधारभूत ढांचा नष्ट होती। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन संविधान संशोधन का संविधान से संबंधित लास्ट वीडियो था। इसके बाद अब सीआरपीसी का वीडियो बनेगा। तो चलिए, अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।